तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी इंडियन जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उस मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। पहली क्लास आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सबसे पहले उसे ही देखना, क्योंकि मैंने वहाँ पर मॉडर्न आधुनिक इतिहास के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसकी क्लास नंबर 1 डाली हुई है, जिसके अंदर 3 चरण में से 2 चरण का पूरा उल्लेख मिलेगा आपको, जो उदारवादी चरण है और जो उग्रवादी चरण है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा, जिसका नाम है गांधीवादी चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, गांधीवादी चरण। याद रखना, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक है और जो गांधीवादी चरण होगा वो 1919 से 1947 तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो आप जल्दी से हेडिंग डालिए, गांधीवादी चरण तीसरा, गांधीवादी चरण जो आएगा 1919 से 1947 तक। डन। और इस गांधीवादी चरण की सबसे पहले घटना आती है जो शुरू होगी 1917 से। 1917 में सबसे पहले एक सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह। हम सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के अंदर किसानों से क्या किया जा रहा था, किसानों से उन फसलों की खेती कराई जा रही थी जिससे ब्रिटिश सरकार को सबसे ज़्यादा क्या हो, मुनाफा। तो इसी को ही देखते हुए गांधी जी ने वहाँ पर एक सत्याग्रह किया था जिसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को एक प्रसिद्धि मिलनी क्या हो गई, शुरू हो गई। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज इस डेट से लगभग, इस ईयर से लगभग 2 साल पहले, यानी कि 1915 में गांधी जी को केसरी एमपी उपाधि मिल चुकी है, याद रखना। दूसरी घटना 1918 में घटित हुई और उसे कहा जाता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मील मजदूर मूवमेंट या आंदोलन। हम सभी जानते हैं कि अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन को मिलने वाला बोनस क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था, जो कि प्लेग बोनस, जो प्लेग महामारी थी ना, उसके कारण मिलता था वहाँ के मजदूरों को, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसे में ही गांधी जी वहाँ पर एक सत्याग्रह किया, एक आंदोलन किया है जिसे कहा गया अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। उसके बाद तीसरा आता है 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद अगला आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी किसानों के साथ क्या किया जा रहा था, किसानों से वसूल किया जाने वाले लगान की जो टैक्स, जो दर है, जो रेट है, उसको क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। ऐसे में ही गांधी जी ने वहाँ पर एक खेड़ा सत्याग्रह किया था, जो कब किया था, 1918 में। 1918 के बाद एक आता है 1919। 1919 में हम सभी को पता है एक एक्ट आया था जिसे कहा गया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के तहत एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें किसी भी विद्रोही को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील किए हुए क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। कहने का मतलब उसके लिए ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, और उसको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। रोलेट एक्ट के बाद इसी का ही एक 1919 में एक घटना घटित और हुई जिसे कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया इसी घटना को। हम सभी जानते हैं हत्याकांड में इसमें हुआ क्या था। तो आप सभी लोगों को पता है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या किया गया था, सारे के सारे लोग जो कि बैसाखी का पर्व मनाने आए थे, उन सभी लोगों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें लगभग 389 तक या इससे ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही जब भारतीयों ने क्या हो रहा है, बेड़ा उठाया, तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप जानते हैं कौन था, हंटर था, जिसने ये गोली क्या चलाई थी। तो इसी के बाद क्या हुआ था, 2 समिति का गठन किया गया था जो कि ये जांच करेगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सही हुआ था या नहीं था। तो याद रखेंगे। इसी के बाद एक और कमेटी बैठाई गई 1919 में, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। हंटर कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। हंटर कमेटी जो थी वो जनरल डायर द्वारा जो यहाँ पर गोलियां बरसाई गई थी, उसी को ही वो सही था या गलत था उसे ठहराने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे हंटर कमेटी का नाम दिया गया। और हंटर कमेटी ने कहा कि जनरल डायर ने जो यहाँ पर गोलियां चलाई थी वो बिल्कुल सही चलाई थी, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस ने इस समिति का साथ नहीं दिया और कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी समिति अलग से बनाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने एक अलग से समिति बनाई 1919 में ही, और 1919 में जो समिति बनाई उसे तहकीकात समिति कहा गया। और इस तहकीकात समिति के हेल्प से कांग्रेस ने कहा कि ये जो हत्याकांड हुआ था बिल्कुल गलत हुआ था, और इस हत्याकांड में जो लोग मरे हैं उन्हें कंपनसेशन देगी कौन, ब्रिटिश सरकार। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। इसके बाद 1919 के बाद
1920 में आप सभी को पता है खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो कि एक मुस्लिम वर्ग का आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। दरअसल क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की भी शामिल था, और तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, यानी कि तुर्की का जो राजा हुआ करता था, उसे सारे के सारे मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उस पद को समाप्त करने की घोषणा की गई, आप कह सकते हो, चूंकि उसके विरोध में सारे के सारे क्या होते, ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ आक्रमण किया था। तो भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, और उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसे कहा गया था खिलाफत आंदोलन। याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन में ही मुसलमानों का साथ देने के लिए गांधी जी ने कहा था, क्योंकि अगर इस समय हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, तो काफ़ी हद तक मुसलमानों को क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। तो याद रखना, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का गांधी जी ने क्या दिया था, साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या एक स्वर्णिम अवसर माना था हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए। उसके बाद 1920 में ही एक घटना और घटित हुई, या आप कहोगे एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस आंदोलन में तांडव किया था, तो आप कहोगे 1920 से 1922 में हुए इस असहयोग आंदोलन में पूरा का पूरा तांडव हुआ था। और याद रखना, असहयोग आंदोलन के अंदर सारे के सारे लोगों ने, जितने बच्चे थे उन्होंने स्कूल क्या कर दिए, छोड़ दिए, जितने वकील थे उन्होंने वकालत सारी की सारी क्या कर दी, छोड़ दी। कहने का मतलब सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अधीन जो लोग काम कर रहे थे उन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद लेकिन एक घटना हुई 1922 में, हम सभी जानते हैं 1922 में एक चोरी चोरा कांड हुआ, और चोरी चोरा कांड के तहत एक थाने के अंदर क्या किया गया, 23 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, जिसमें से एक थानेदार भी था। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इसी की ताक में थी कि किसी तरह भारतीयों की तरफ से क्या हो, कुछ वायलेंस हो, लेकिन भारतीयों की तरफ से इससे पहले कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आ रही थी, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि चोरा चोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार को एक क्या मिल गया, एक मोटिव मिल गया कि अब भारतीयों को पीटना चाहिए, कूटना चाहिए, तो इसके लिए, तो इससे पहले ऐसा हो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंसा से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ अहिंसा को ही मानूंगा। तो इसी के तहत असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद 1923 में कुछ लोग गांधी जी का साथ छोड़कर अलग हुए थे और एक पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद 1924, आप सभी लोग जानते हैं, स्वराज पार्टी के बाद चूंकि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन आपने इतने बड़े स्तर पर शुरू किया है, चूंकि गांधी जी ने इसे एकदम से क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ऐसे में गांधी जी की स्थिति सबसे कमजोर हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 में उनको रिहा कर दिया गया था, और इसे गांधीदास पैक्ट कहा गया। इसे क्या कहा गया, गांधीदास पैक्ट कहा गया। उसके बाद 1925 में आप सभी लोग जानते हैं काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था, काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन लूट ली गई थी उत्तर प्रदेश में ही। उसके बाद 1928 में एक कमीशन आया था जिसका नाम है साइमन कमीशन। याद है पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 1919 के अधिनियम में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में एक प्रस्ताव आया था प्रांतों में द्वैत शासन। इसी प्रांतों में लगे द्वैत शासन की जांच करने के लिए हर 10 वर्ष बाद एक आयोग भेजा जा रहा था, जिसका नाम था, जो इस बार आया, चूंकि 1929 में आना था, क्योंकि 1919 में लागू हुआ था, तो 10 साल बाद 1929 में आना था। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने के कारण एक साल पहले ही आ गया 1928 में आया साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के अंदर जो साइमन इस जांच के लिए आ रहे थे, क्योंकि इस आयोग में सारे के सारे अंग्रेज थे, तो क्या मोटिव होगा कि ये सारी के सारे रिपोर्ट सही बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या उसमें अंग्रेज है। तो इसी का ही विरोध किया भारतीयों ने, और काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के क्या लगाए, नारे लगाए। इन्हीं नारों में आप कहोगे कौन कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, लाला लाजपत राय शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे, आप कहोगे ये सारे के सारे लोग, गोविंद वल्लभ पंत, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा हूँ, गोविंद वल्लभ पंत, ये सारे के सारे लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। लेकिन लाला लाजपत राय, आप सभी पता है, लाहौर की तरफ से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और वहीं पर इन पर लाठीचार्ज किया गया था। और इसी लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। किनकी? लाला लाजपत राय की। उसके बाद 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन,
इस लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जी ने एक अनाउंसमेंट की कि हम हर 26 जनवरी को अब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और याद रखना कि सबसे पहले झंडा जो फहराया गया था वो इसी लाहौर कमीशन के तहत रावी नदी के किनारे सबसे पहले लहराया गया था आधी रात 12 बजे। और चूंकि अगला दिन 26 जनवरी का था तो इसीलिए आज की डेट यानी कि आज़ादी की डेट भी 26 जनवरी रखी गई है, क्योंकि सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था वो इसी समय क्या हुआ था, फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? लाहौर में, याद रखना। उसके बाद 1930 और 31 2 साल आते हैं। 1930 और 31 आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब ये है कि हम सभी को बड़े ही विनम्रता के साथ अंग्रेजों के साथ से क्या करना है, अपना साथ छोड़ना है, अंग्रेजों के साथ को क्या करना है, छोड़ देना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 और 31 में हुई थी और इसकी शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। आप सभी को पता है 18वें में आप कहोगे सर कि इसी समय हुई थी कौन सी? दांडी मार्च यात्रा। 1931 आप कहेंगे दांडी मार्च यात्रा। इसकी शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। ये 1930 आप लिखेंगे दांडी मार्च यात्रा से। उसके बाद अगला आ जाता है 19वां। दांडी मार्च यात्रा के बाद आप बताओगे यहाँ पर 1930 के बाद इसके बाद हुआ था आप कहोगे एक अधिवेशन और हुआ 1931 में और इसे कहा गया कराची अधिवेशन। क्या कहा गया? कराची अधिवेशन। कराची के अंदर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन के तहत डिसाइड किया गया कि जो क्या होने वाला, इससे पहले सॉरी एक चीज़ रह गई है, इससे पहले आप लिखोगे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन कहने का मतलब इंग्लैंड के अंदर लंदन में ही एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें सारे के सारे भारतीय नेताओं की जो पार्टी थी उन सभी को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय शामिल नहीं हुए थे, या भारतीयों में से कुछ पार्टी शामिल हुई थी लेकिन कांग्रेस शामिल नहीं हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी तो आप कहोगे सर कांग्रेस जो है वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, ना कि फर्स्ट। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट में आप बताओगे 20 में आप लिखोगे 1931 में ही अब आप लिखोगे कराची अधिवेशन, या कराची अधिवेशन से पहले एक समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले आप लिखोगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जिसके तहत गांधी जी को रिहा किया गया था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। और इरविन चूंकि इस समय भारत के वॉइसरॉय थे, उन्होंने कहा था गांधी जी को कि हम आपको रिहा कर देंगे लेकिन बदले में आपको इंग्लैंड सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना होगा। तो ऐसे में गांधी जी क्या हुए थे? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। लेकिन जाने से पहले एक 1931 में ही अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन का नाम रखा गया था कराची अधिवेशन। अब आता है जी कराची अधिवेशन। और याद रखेंगे इस कराची अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि गांधी जी जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, ये वहां पर जाकर मौलिक अधिकारों की मांग करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। और वही हुआ। और 22वीं कंडीशन में 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की और कहा कि जब आप अपना अगला अधिनियम बनाकर भेजेंगे उस अधिनियम के तहत आपको क्या करेंगे? हमें कुछ मौलिक अधिकार देंगे। उसके बाद 23 उसके बाद आप कहोगे 1932 में हम सभी लोग जानते हैं एक सांप्रदायिक पंचायत हुआ। सांप्रदायिक पंचायत कहने का मतलब सभी लोगों को, सभी जितने भी भारत के अंदर समुदाय रहा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब लोग, इन सभी को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। नाश शुरू हो गया। उसके बाद 1932 में ही एक काम और हुआ, पूना समझौता हुआ। क्या हुआ? पूना समझौता। इस पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? आप कहोगे सर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, जिसके तहत डिसाइड किया गया कि सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल मिला है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दलित हिंदुओं का ही पार्ट है, बल्कि सारे हिंदुओं का पार्ट है। तो ऐसे में पूना समझौते में गांधी जी ने किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा था कि आप क्या कीजिए, इस पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दीजिए और हमारे साथ क्या हो जाइए? शामिल हो जाइए। तो इस पूना समझौते के तहत याद रखना कि जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल है उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था।
25 में आप कहोगे, 25वीं कंडीशन में आप कहोगे 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आया, आप सभी को पता है, भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि 1935 के तहत भारत का जो संविधान है उसका लगभग 70 to 75% किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद एक चुनाव हुए जिसे कहा गया 1937 के प्रांतीय चुनाव। इसके तहत प्रांतों के कुछ चुनाव कराए गए और जिन चुनाव में कांग्रेस ने भली भांति से 8 प्रांतों में अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई, और मुस्लिम लीग केवल 3 ही प्रांतों में अपनी क्या बना पाई, सरकार बनाई गई। लेकिन इस समय मुस्लिम लीग को अपनी औकात का अंदाजा हो गया, उन्हें पता चल गया कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत के अंदर गवर्नमेंट किसकी बनेगी, आंसर होगा कांग्रेस की बनेगी। वो सारा का सारा क्लियर किससे हो गया, 1937 में प्रांतों के अंदर जो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। देखो ऐसे सिर्फ 11 ही प्रांत थे जिनके अंदर चुनाव कराए गए थे और उन 11 में से 8 पर बहुमत हासिल किया था किसने, आप कहोगे किसने, कांग्रेस ने। 5 में बहुमत हासिल किया था और 3 में मिलीजुली सरकार बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर, आई होप आपको सारी की सारी कंडीशंस पता चल रही होंगी, आपको बस इतना ही समझ के एग्जाम में जाना है। उसके बाद 17 आता है 1937 के बाद 1940। हम सभी जानते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव आने के पीछे कारण ये था कि 1939 में ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और अब भारतीयों की हेल्प चाहिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए भारत की कुछ इच्छाओं की या भारतीयों की कुछ इच्छाओं की क्या की जा रही है, पूर्ति की जा रही है। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रिटेन से नए नए अधिनियम पारित होकर आ रहे हैं, जिनमें से एक नए नए प्रस्ताव भारत आ रहे हैं और उन प्रस्तावों में ही एक प्रस्ताव है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारतीयों ने 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या चलाया, आप कहोगे सर इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का सबसे प्रमुख स्थान आता है, जिसमें एक है विनोबा भावे और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? उसके बाद 1929 2 साल बाद फिर से एक प्रस्ताव आया जिसे क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। क्रिप्स मिशन के तहत भारतीयों की कुछ मांगों की पूर्ति की जा रही थी, लेकिन भारतीयों ने इसके लिए भी क्या कर दिया, मना कर दिया। और 1942 में क्रिप्स मिशन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, क्योंकि गांधी जी भी भली बातें जान चुके थे कि अब अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता मिलनी मुश्किल है। तो इसलिए सारे के सारे आंदोलनकारियों को एक नारा दिया, करो या मरो, यानी कि अब वो स्थिति है कि या तो आप करके दिखाओ या फिर आप क्या हो जाओ, मर जाओ। तो कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि गांधी जी हिंसा का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तहत क्योंकि कई सारी हिंसा होने के बाद भी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे थे। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पक्षधर हो चुके थे। उसके बाद अगली घटना 1944 में CR फॉर्मूले से हुई। CR फॉर्मूला यानी कि जो गोपालाचारी हैं, जो क्या है आप कहोगे, जो सी राजगोपालाचारी है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सारे लोग क्या हो जाए, एक हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। उसके बाद 1932 में 1945 में आता है वेवेल योजना। कौन सी योजना आती है? वेवेल योजना भी भारतीयों की हेल्प के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प मांगने के लिए आती है, लेकिन इसको भी भारतीय क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1945 में ही इसी योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन होता है और ये शिमला सम्मेलन कहीं ना कहीं असफल रहता है, तो नहीं हो पाता है। उसके बाद आप सभी को पता है 1946 एक मिशन आता है जिसे कहते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। एक मिशन आता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के तहत भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा जाता है कि हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। और यही कैबिनेट मिशन 3 ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आता है, ठीक है। उन तीनों अधिकारियों के नाम जो है, एक हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक हो जाएगा एनेक्सीमेंडर या अलेक्जेंडर, और एक हो जाएगा क्या आपका, एक तो पहला तो नाम हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, अलेक्जेंडर, और तीसरा हो जाएगा आपका एक नाम और है। उसके बाद 35, इसके बाद 1947 आ जाएगी माउंटबेटन योजना। कौन सी आ जाएगी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत याद रखेंगे कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जिनमें से एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान ही आज
पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली घटना आती है 1947 और 1947 आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत भारत को क्या कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी घटनाएं जो मैंने आपको तीसरे चरण में बताई, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इन घटनाओं को बड़े ही ध्यान से समझ के चलना है, और समझने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि किस ईयर में कौन सी घटनाएं क्या हुई, घटित हुई। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? अगर आपके ये याद हो जाता है तो आपको काफ़ी हद तक आपको कुछ प्रश्नों के क्या मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे जब आप पेट के एग्जाम देने जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? नहीं तो दोस्तों ये रहे सारे के सारे आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के 2 पार्ट। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरा पार्ट ये रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास के साथ जो कि मैं पॉलिटी के लिए कराऊंगा। तो गेट रेडी। इन चारों क्लास जो मैंने 2 ज्योग्राफी की कराई, 2 हिस्ट्री की कराई और 2 अब पॉलिटी के लिए कराऊंगा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना। और भी क्लास लाऊंगा, ज्योग्राफी की और भी क्लास आएंगी, पॉलिटी की और भी आएंगी, हिस्ट्री की और भी आएंगी। बस आप कंटिन्यूटी के साथ देखते रहना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।